हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो ये हमारी है तीसरी वीडियो पंचायती राज की, जो हमने सीरीज लेके आया हुआ है। आई होप इससे पहले जो 2 वीडियो डाला हुआ है पंचायती राज का ऐतिहासिक परिचय और जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, जिसमें मैंने आपको बताया था पंचायती राज में जो भी अनुच्छेद हैं, जो 243 ए से ओ तक जो अनुच्छेद बताए गए हैं, 15 उपखंड जोड़े गए हैं, आपका सब आर्टिकल जोड़े गए हैं, उसको मैंने आपको याद करवाया था। आज हम लोग जो हमने लास्ट टाइम जो छोड़ा था ग्राम सभा, जो हमने सम्मेलन छोड़ा था, गढ़पूर्ति छोड़ा था, उसको कंप्लीट कराते हैं। मैंने लास्ट टाइम तक आपको बता दिया था दोस्तों गढ़पूर्ति क्या होता है, किस तरीके से गढ़पूर्ति कंप्लीट होता है, सम्मेलन को कौन बुलाता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है। आज का हमारा सवाल रहेगा 243 ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच जहां तक हो सके हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद हमने छोड़ा था कि अगर सम्मेलन की पूर्ति नहीं होती है, गढ़पूर्ति नहीं होती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसको देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्या और कंप्यूटेशन कम्युनिटी के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। तो हमने जो बात किया था इससे पहले एक बार उसका रिवीजन करा देते हैं। मैंने स्टार्ट किया था आपका 243 ए से लेकर ओ तक की कहानी। इसको मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था। ए से क्या था, ग्राम सभा। बी से क्या था, बेस। बेस मतलब पंचायतों का गठन। सी से क्या है आपका, संरचना, पंचायतों की संरचना। डी से क्या था, दलित मतलब पंचायत में आरक्षण का, पंचायत स्थानों में आरक्षण का प्रावधान। ई से क्या था दोस्तों, ईयर मतलब कार्यकाल। एफ से क्या है, फेलियर मतलब पंचायत पद में अयोग्यता, अनर्हताएं, निर्भरताएं, फेलियर की बात होगी। उसके हमने बात किया था एफ के बाद जी का। ठीक है, तो जी में आपको याद करा था मैंने पालेजी। पालेजी इन द सेंस क्या होता है जी, पालेजी खाएगा क्या आएगा, ताकत आएगा, मतलब पंचायतों की ताकत, शक्तियां। एस से आपको याद रखना है टैक्स, कर के बारे में। एच के बाद आई की हमने बात किया था वित्त आयोग का गठन, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज वित्त आयोग का गठन करेंगे। जे से लेखा जोखा। के से आपका हमने बात किया था निर्वाचन आयोग, कमीशन आयोग। एल से लागू होना। एम से लागू नहीं होना, मना करना। एन से पंचायतों को निरंतर बने रहना। और ओ से आपको रखना है ओ जज, मतलब पंचायत के किसी भी कार्यों पर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होना। तो हमने बताया था ग्राम सभा के बारे में। किसके बारे में, ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है दोस्तों, एक स्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं कर सकते, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। इसके अध्यक्ष कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो सरपंच ही हो। हमने बताया था इसको 2 कंडीशन में, एक सामान्य क्षेत्र के लिए और एक अनुसूचित क्षेत्र के लिए। फिर मैंने आपको बताया था कि ग्राम सभा जो होती है इसमें सम्मेलन होता है। किस सम्मेलन होता है, सम्मिलन होता है। क्या होता है, सम्मेलन। छोटे 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 दायरों में जब कोई बैठक होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मेलन। ठीक है, फिर इसके मैंने बताया था सम्मेलन को बुलाया कौन, तो तिथि निर्धारित करेगा। स्थान अब बुलावा ये करता है सरपंच। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, उप सरपंच नहीं है तो सचिव। याद रखना, सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, उप सरपंच नहीं है तो सचिव। अब बात करते हैं इनकी बैठक की अध्यक्षता के बारे में। जब सम्मेलन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो 2 कंडीशन है। एक समान क्षेत्र में हमने देखा था, समान क्षेत्रों में सरपंच करेगा, सरपंच नहीं है तो उप सरपंच करेगा, और उप सरपंच नहीं है तो सचिव। नहीं, ये गलत है, सचिव नहीं। सचिव कभी किसी भी सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं करेगा, इसको आपको ध्यान देना, मैं लास्ट टाइम बताया था आपको। तो करेगा कौन, अपने बीच में से ही कोई एक व्यक्ति उस सम्मेलन की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। फिर हमने बात किया था सम्मेलन जो होता है आदिवासी क्षेत्रों में। आरक्षित क्षेत्रों में क्या होगा, आरक्षित क्षेत्रों में सम्मेलन की अध्यक्षता वही करेगा जो उस जाति समूह का हो। कौन नहीं करेगा, जो पंचायत उम्मीदवार हो, चाहे पंच हो, सरपंच हो, उप सरपंच हो, इनमें से कोई भी पंचायत उम्मीदवार कभी भी जनजातीय क्षेत्रों में, आरक्षित क्षेत्रों में अध्यक्षता नहीं करेगा। अब हमने बात किया था गढ़पूर्ति के बारे में। वह मिनिमम जनसंख्या, वह जनसंख्या, कम से कम वह जनसंख्या जिससे सम्मेलन की शुरुआत किया जा सके। तो समान क्षेत्रों में क्या था, 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/10, मतलब 10 में से 1 आने चाहिए, जिसमें से महिलाएं 1/3 होनी चाहिए। और अनुचित आरक्षित क्षेत्रों में हमने देखा था 1/3। क्या देखा था, 1/3, कुल सदस्यों का 1/3, जिससे महिलाएं क्या होनी चाहिए, आपका 1/3 होनी चाहिए। इसको मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल देख के समझाया था। अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं, पहली बार इसको देख रहे हो, तो इससे पहले का वीडियो जरूर देखेंगे, क्योंकि एक सीरीज चलते आ रही है जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में काम आएगी, चाहे वो एडीओ हो, चाहे वो आपका सीपीएससी हो, या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, पंचायती राज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं अगर गढ़पूर्ति कंप्लीट नहीं हुई तो क्या होगा। ठीक है, गढ़पूर्ति कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं नॉर्मल शब्दों में बता रहा हूं। पहले तो सरपंच जैसे अध्यक्षता कर रहा है, अगर अध्यक्षता कर रहा है सरपंच, तो सरपंच क्या करेगा, आपका गढ़पूर्ति अगर नहीं हुआ, उस दिन लोग नहीं आए, किसी कारणवश नहीं आए, तो सरपंच क्या करेगा, आगामी डेट निर्धारित कर देगा कि हम लोग इस दिन आकर बैठेंगे, और उस दिन का एक तिथि निर्धारित कर देगा। ठीक है, उसके बाद आपका फिर अगर उस सम्मेलन में गढ़पूर्ति नहीं हुई तो फिर से यही काम होगा, फिर से तिथि निर्धारित की जाएगी। लगातार 3 बैठक, 3 गढ़पूर्ति कंप्लीट नहीं होने पर अब उसके खिलाफ कार्रवाई किया जा सकता है।
बट यहाँ पास थोड़ा सा ध्यान देंगे, डायरेक्ट कार्रवाई नहीं करेंगे, उसको भी आपका कर पूर्ति करने का 2 मौका और दिया जाएगा। कितना मौका दिया जाएगा? 2 मौका। और इस बीच अगर 2 मौका मिलने पर भी अगर उन्होंने लगातार 5, 3 तो उन्होंने किया, 5 उनको मौका दिया गया, 5 गढ़ पूर्ति नहीं होने पर अब उनको फाइनली निकाला जाएगा। किसको? सरपंच को। और किसको? पंच को। उप सरपंच को नहीं। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं गढ़ पूर्ति नहीं होने की स्थिति में क्या घटना घटने वाली है। गढ़ पूर्ति न होने की स्थिति में कौन सी घटना घटने वाली है। तो ये हमने जो पढ़ा था वही है, ग्राम सभा का सम्मेलन को बुलावा वगैरह, इसके बारे में चर्चा कर लिया हूं। ठीक है, गढ़ पूर्ति ना होने की स्थिति में क्या होगा? स्थगन होगा। देखिए जो बताया है वही है, ये बुक वाली भाषा है। ठीक है, यदि बैठक में कोरम नहीं होता, मतलब गढ़ पूर्ति नहीं होता, तो अध्यक्ष द्वारा बैठक स्थगित कर दिया जाता है और आगामी बैठक के लिए तिथि निर्धारित की जाती है। स्थगन के बाद की बैठक सम्मेलन कोरम पूर्ण की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस बैठक में किसी नए विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। ये आपका क्या है जी? आपका विषय। विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती। ठीक है, निम्न 5 विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी चर्चा हम लोग वार्षिक सम्मेलन में करने वाले हैं। चाहे वार्षिक कार्य योजना हो, चाहे हितग्राहियों का चयन हो, वार्षिक बजट हो, वार्षिक लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन हो या प्रशासनिक रिपोर्ट हो। ठीक है, संपरीक्षा मतलब ऑडिट, सवाल जवाब की बात हो रही है। इसके बाद देखते हैं क्या घटना घटने वाली है। देखिए, कार्यवाही। ग्राम सभा की लगातार 3 बैठक में कोरम पूर्ति ना होने पर संबंधित पंच और सरपंच के खिलाफ, ये चीज आप ध्यान देंगे दोस्तों, संबंधित पंच और सरपंच के खिलाफ, उप सरपंच नहीं, क्योंकि उप नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। हम लोग सरपंच को चुनते हैं, पंच को चुनते हैं। ऐसा है कि अब कोई जो है अपने में से उप नाम, उप तो संवैधानिक है ही नहीं। क्या होता है ना, क्लास में जो है ना, किसी को आपका कैप्टन बना दिए, कोई बेचारा सेकंड आया है, फर्स्ट जो आया उसको कैप्टन बना दिए, जो से 1-2 नंबर कम है उसको क्या बना देते हैं? डिप्टी कैप्टन बना देते हैं, उप कप्तान बना देते हैं। तो खुश करने के लिए उप सरपंच बनाते हैं। ठीक है, उप का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया। तो सरपंच और पंच के खिलाफ ही क्या लाया जाएगा? आपका उनके खिलाफ कुछ न कुछ आपका नोटिस जारी किया जाएगा। अब क्या घटना घटी जाएगी? नोटिस जारी किया जाएगा और 2 आगामी ग्राम सभा की कोरम पूरी करने का मौका दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अवसर दिया जाएगा। फिर भी कोरम पूर्ति नहीं होने पर संबंधित सरपंच और पंच के खिलाफ नोटिस जारी करके उनको निकालने की प्रोसेस होगी। लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा सरपंच के खिलाफ तब तक आदेश नहीं जारी किया जा सकता जब तक उसे सुनवाई का अवसर ना दिया जाए। और यहाँ पास इंपॉर्टेंट है, ग्राम सभा में गढ़ पूर्ति का उत्तरदायित्व संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंचों और पंचों का होगा, उप सरपंच का नहीं। संबंधित ग्राम पंचायत में जो कंप्लीट करने की जिम्मेदारी होगी वो सरपंच और पंच का होगा, उप सरपंच का नहीं। और आप ये चीज मत भूलिए कि पंच ही क्या बनेंगे? उप सरपंच बनेंगे। तो पंच ही उप सरपंच रहेगा, लेकिन उप सरपंच ऑप्शन में आएगा तो उसको टिक नहीं लगाना है। कहने का अर्थ यह है कि जो भी जिम्मेदारी होगी कोरम पूर्ण करने की, वो कौन कौन करेगा? आपका सरपंच और पंच, सरपंच और पंच, उप सरपंच नहीं। इस चीज को हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या किया गया है? पूछा गया है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो वो कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगामी उनको 2 बैठक और दिया जाएगा, 2 मौका और दिया जाएगा। उसमें अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तब जाकर फाइनली उनको निकालने की प्रोसेस होगी। एक सम्मेलन होता है वार्षिक सम्मेलन। क्या होता है जी? वार्षिक। सर ये क्या होता है? तो ये क्या होता है, साल के अंत में वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। 3 माह पहले इसकी सूचना दे दी जाती है। ग्राम पंचायत भवन में इसका सम्मेलन होता है। ठीक है, अब इसमें किस किस बात पे चर्चा करेंगे? वही बात पे चर्चा करेंगे जिस पे बात करें। जैसे कि अजय सरपंच, मैं सरपंच हूं तो मैं एक प्रशासनिक रिपोर्ट लेके आऊंगा। ठीक है, उसमें बताऊंगा कि इससे पहले साल पहले मैंने किया है, मैं साल भर 1 साल के अंदर मैं करने क्या वाला हूँ, कितना बजट आया है। लोग मुझसे सवाल जवाब पूछेंगे, लास्ट में अपना बजट बताऊंगा। ठीक है, यही चीज के बारे में बात करने वाले। कौन सम्मेलन? वार्षिक सम्मेलन। देखते हैं, वार्षिक सम्मेलन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा। 3 माह पूर्व इसकी सूचना दे दी जाएगी। पेंटिंग के माध्यम से मुनादी द्वारा सूचित किया जाएगा। सर मुनादी समझ में नहीं आ रहा। अरे हाका क्या होता है? हाका, सुनो सुनो सुनो। राजा पहले राजा महाराजा के जो लोग होते थे ना, सुनो सुनो करते थे, ढोल बजाया करते थे। आज का ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाका जो होता है, हाका करने वाला, चिल्लाने वाला, एक अलग हो जाता है। महिला होती हैं या फिर गांव के किसी भी लड़के को, ये बुजुर्ग को बोल दिया जाता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट,
वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कम से कम 3 माह पूर्व आयोजित किया जाएगा, जिसमें निम्न मुद्दे पर बात की जाएगी। निम्न मुद्दे पर बात की जाएगी, जो हमने बात किया, प्रशासनिक रिपोर्ट लाना, पूर्व वित्तीय वर्ष के बारे में बताना, आगामी वित्तीय वर्ष के बारे में बताना, बजट क्या है इसके बारे में बताना, और एक सवाल जवाब करना। तो वही चीजें हैं, ठीक है। देखिए, पूर्व वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक रिपोर्ट, आगामी वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक रिपोर्ट, अंतिम परीक्षा मतलब सवाल जवाब। पहले तो लेखाओं का वार्षिक विवरण करेंगे, ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट, अगली वित्तीय वर्ष की वार्षिक योजना, और लास्ट में आपको देखना है पंचायतों के कार्यों का विवरण। ये बहुत आईएमपी है। क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कौन सा काम या किसके बारे में, किस मुद्दे पर चर्चा नहीं की जाती वार्षिक सम्मेलन में। तो किस मुद्दे की चर्चा वार्षिक सम्मेलन में नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पास देखिए, ग्राम सभा से रिलेटेड कोई चीजें पढ़ रहे हैं क्या? नहीं पढ़ रहे हैं। तो वार्षिक सम्मेलन में ग्राम सभा से रिलेटेड कोई बातें नहीं हो रही है। यहाँ पास एक चीज आपको ध्यान देना ना, अंतिम संपरीक्षा और उसके संबंध में दिए गए उत्तर। ग्राम पंचायत में कोई भी कार्य होगा तो ये चीज को याद रखना, ग्राम सभा के सदस्य ही ग्राम पंचायत के वार्षिक सम्मेलन में सवाल जवाब करेंगे, ऑडिट करेंगे। मतलब ग्राम पंचायतों के कार्यों का हिसाब किताब कौन करेगा? ग्राम सभा करे। कौन करेगा? ग्राम। इसीलिए तो कहते हैं भैया, ग्राम सभा को ही ग्राम पंचायत का विधायिका कहते हैं, सीएजी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? सीएजी कहते हैं। ठीक है, स्थायी सदन है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या। तो देखिए, पहले क्या करेंगे? लेखाओं का वार्षिक विवरण। दूसरा हम क्या करेंगे? पूर्व वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक रिपोर्ट। पहले मैंने बताया ना, पहले हमने एक रिपोर्ट पेश किया लेखाओं का। फिर साल भर पहले मैंने क्या किया एज ए सरपंच, आने वाले साल में मैं क्या करने वाला हूं, तो सवाल जवाब करेंगे। क्या करेंगे? सवाल जवाब। कैसे सवाल जवाब करेंगे? अरे भैया सरपंच महोदय, आपने पचड़ी को बना दिया 50,000 में, वो तो 30,000 में बन जाता। ठीक है, ये सवाल जवाब होगा। ठीक है, ये सब किताबी भाषा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन जो है उसको हमको पढ़ना है। ठीक है, किताबी भाषा है, वास्तविक जीवन में सब कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूं कि देखिए, लेकिन ये सब चीज को जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल को आप एडीओ बनते हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि सरपंच का ये कार्य है, मेरा ये काम है। ठीक है, आप बोल सकते हो भाई सरपंच महोदय आप सम्मेलन करवाइए, आपका ये अधिकार है, आपका एक कर्तव्य है, कार्य है। ठीक है, आप बोल सकते हो, इसी तो पढ़ रहे हैं ना। पढ़ाई ही तो आपके मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बढ़ाएगा कि ये करना चाहिए। आप खुद नहीं जानते, अगर आप खुद नहीं जानते कि ऐसा होता है वैसा होता है कहकर, तो आप सरपंच से सवाल कैसे कर सकते हो? तो अगर सरपंच से आपको सवाल करना है तो आपको भी जानकारी जरूरी है, सरपंच से भी सवाल करना है तो आपको भी जानकारी जरूरी है। इसको आपको याद रखना है। इतना क्लियर है? तो हमने पढ़ा है वार्षिक सम्मेलन कब लाएंगे? 3 माह पहले। कहाँ लाएंगे? ग्राम पंचायत के मुख्यालय में लाएंगे। किस किस बातों पर चर्चा होगी? जैसे मैं सरपंच हूं तो मैं उस प्रशासनिक रिपोर्ट लाऊंगा, मैं बताऊंगा भैया साल पहले हमने ये काम किया, साल बाद हम लोग ये काम करने वाले हैं। फिर सवाल जवाब होगा, फिर मैं अपना बताऊंगा बजट। क्या बताऊंगा? बजट। ठीक, मैं क्या बताऊंगा? बजट। और उसके बाद हमारा क्या होगा? कार्यों का विवरण कि ऐसा है वैसा है, दुनिया है दारी। चीजें क्लियर है? ठीक, अब देखो ना, गांव तरफ क्या होता है, एक पंचायत भवन का निर्माण होता है, लिखा रहता है लागत राशि 5 लाख रुपए। आप खुद सोचिए, मैं खड़ा हूं, समझिए ना, ये पीछे दीवार है, ये ऊपर छत रहेगा, ये खुला है, ये सामने भी खुला रहेगा, और यहाँ पास ये पंचायत भवन बन गया। कौन सा भवन बन गया? पंचायत भवन। 5 लाख रुपए राशि। कितना लाख रुपए राशि? 5 लाख। आप यकीन मानिए, जब भगवान गणेश को रखते हैं तब वो काम आता है, माँ दुर्गा को रखते हैं तब वो काम आता है, बाकी कभी काम नहीं आता। और लिखा कितना है? 5 लाख रुपए। फिर बाकी समय क्या है? कुछ नहीं है। कभी लोग बैठ गए तो बैठ गए। गांव तरफ अक्सर ऐसा, बुरा मत मानना, मैंने जो देखा उसके बता रहा हूं। इस सीजन में गांव के लोग जो है ना वहीं बगल में बैठ के क्या खेलते रहते हैं? ताश खेलते रहते हैं। क्या खेलते रहेंगे? ताश खेलते रहेंगे, गरवा बछरू बैठे रहेंगे। ठीक है, कुछ रख रखाव होता नहीं है। लेकिन राशि कितना है? 5 लाख रुपए। ये आपको भी पता है कि सरकारी हिसाब किताब 5 लाख का रहता है, लेकिन वो होगा कितने का? 1.5 से 2 लाख का होगा, ज्यादा से ज्यादा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो शुरू से पैसे बढ़ते जाते हैं ना जी, सबका रहता है। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी जितने हैं सबका उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज बटा रहता है। ये सच है, ये सच है, यही भ्रष्टाचार है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे और आप में ऐसा बस है, हम लोग की सोच ये है कि यार कुछ ना सही तो कुछ तो सही। अरे पंचायत भवन बन तो गया, भले 5 लाख लिखा रहो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने देखा बोर्ड में लिखा हुआ है मोदी सरकार की योजना में 50,000 था, 50 लाख था, मुझे याद है 50 लाख था शायद। 50 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है। कितने लाख लोगों का? 50 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड। ठीक है, हम इतने लाख तक का उसमें फ्री में इलाज कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जाओ तो क्या रहेगा? ये जो बीमारी है
उस इस आयुष्मान कार्ड में नहीं है। ये जो बीमारी है इसमें इस आयुष्मान कार्ड में नहीं आता। सर पैर फ्रैक्चर हो गया है, ये जो बीमारी है, ये फ्रैक्चर जो हुआ है, ये आयुष्मान कार्ड में शोभित नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब भैया कर क्या रहे हैं भैया, दांत का इलाज हो नहीं रहा, डिलीवरी हो नहीं रहा है, पैर का ऑपरेशन हो नहीं रहा है, पेट का ऑपरेशन हो नहीं रहा, तो किस बीमारी को उसमें इंक्लूड किया गया है उसको भी तो लिख देना चाहिए ना कि हाँ भैया इस बीमारी में आपको इतनी राशि दी जाएगी। हर डॉक्टर ही बोलता है, समस्या हो जाता है। क्या मतलब 50 लाख आप क्या कहते हैं आयुष्मान कार्ड बना के रखे हो, जबरदस्ती है ना। अब आज मॉर्निंग में क्लास ले रहा था, वन फॉरेस्ट ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का आंकड़ा बता रहा था मैं। भारत में पहले मतलब 2 साल पहले जो 2021 का आंकड़ा था उसमें भारत में जो परसेंटेज था वन का वो था 24%, इस बार है 25%, 1% बढ़ गया है। भारत में 1% वन का दायरा क्या हुआ, बढ़ा है। फिर मैंने बताया उसमें कि सबसे अधिक किस राज्य में बढ़ा है, छत्तीसगढ़ में बढ़ा है। किसमें बढ़ा है, छत्तीसगढ़। अब ये हंसने वाली बात है, यहां हंसदेव जंगल में 2.5 लाख पेड़ काट रहे हैं, रोड चौड़ीकरण के नाम पर रोड के किनारे जितने पेड़ हैं सबको काट रहे हैं, फिर भी हमारे यहाँ पूरे भारत में सबसे अधिक जो ट्री कवर होता है, वृक्षारोपण होता है, वो बढ़ा है। वो क्या हुआ है, बढ़ा है। लगभग 600 प्लस 700 वर्ग किलोमीटर के दायरे में क्या हुआ है, बढ़ा है। अब बताइए, ये ISFR देहरादून का रिपोर्ट है। आप खुद सोचिए जरा, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में उसका दायरा क्या है, बढ़ा था। पहले कितना था, 44 था, 44% वन संपदा था, आज 46% वन संपदा है। कहाँ, छत्तीसगढ़ में। अब हम क्यों बढ़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है ना, बीजेपी की सरकार है केंद्र में, और राज्य में किसी सरकार है, केंद्र सरकार है। अगर राज्य में बीजेपी की सरकार, अगर राज्य में भाजपा कांग्रेस की सरकार होती और केंद्र में आपका बीजेपी की सरकार होती, तो ये जो आंकड़ा भी आया है ना आपका, ठीक, ISFR का, इसमें वो घट जाता। क्या हो जाता, घट जाता। बड़ा समस्या होता है। ठीक है, आप खुद सोचिए, 2.5 लाख पेड़ कट रहा है, इधर कट रहा है, उधर कट रहा है, और फिर भी क्या है, हमारे यहाँ वन संपदा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक पेड़ को बड़े होने में 5 से 10 साल लग जाता है, और पेड़ को बड़े होने में नहीं, और काटने में 5 से 10 मिनट लग रहा है। ठीक है, ये हाल है। 10 मतलब अभी साल भर से कटना स्टार्ट हुआ है, सिंपल सा एग्जांपल है, साल भर से कटना स्टार्ट हो गया, अब लगा भी रहे होंगे, चलो एक पेड़ के पीछे 10 पेड़ लगा रहे होंगे, बढ़ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमारा रिपोर्ट रहता है। इसलिए बोल रहा हूँ, ये सब जो बातें बता रहा हूँ आपको, ये सब किताबी भाषा है, सबको लेकिन जानना आपको जरूरी है। चलो पढ़ाई की ओर आते हैं। ठीक है, तो खुद कुछ भाषणबाजी हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ग्राम पंचायत के आपके जो वार्षिक सम्मेलन होता है उसके बारे में बात कर लिए। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त सम्मेलन। कौन सम्मेलन, संयुक्त सम्मेलन। सर ये क्या होता है, मैंने बताया था, एक ग्राम सभा है, सॉरी एक ग्राम पंचायत है, उसके अंतर्गत बहुत सारे गांव आते हैं, ABC। तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत 3 गांव आते हैं, आश्रित गांव। तो 3 जो आश्रित गांव है, जाहिर सी बात है उसमें ग्राम सभा होगी। क्या होगी, ग्राम सभा होगी। किसी चीज को लेकर विवाद हो गया, जैसे कि अभी खेती किसानी के समय में नहर के पानी को लेकर विवाद हो जाता है। उधर के गांव के लोग अब नहर के पानी को रोक दिए हैं, अपने खेत से जाने दे रहे हैं, इधर आने नहीं दे रहे हैं। अब इधर के किसान विवाद करेंगे कि भैया हमारे साइड भी आने दो, सबके साइड आने दो। तो सपोज अगर 2 गांव में या 2 ग्राम सभाओं में विवाद हो गया किसी चीज को लेकर, तो उनकी संयुक्त सम्मेलन बुलाई जाती है ग्राम पंचायत में। कहां बुलाई जाती है, ग्राम पंचायत। इसी को बोलते हैं संयुक्त सम्मेलन। ग्राम सभाओं के बीच विवाद की स्थिति निर्मित होने पर ग्राम पंचायत की समस्त ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन बुलाया जाएगा। क्या बुलाया जाएगा, संयुक्त सम्मेलन बुलाया जाएगा। नोट में कुछ लिखा गया है जो बताया गया था आपका, सामाजिक और अंकेक्षण का कार्य ग्राम सभा द्वारा किया जाए। किसके लिए, ग्राम पंचायत के लिए। मतलब बोलने का मतलब सोशल ऑडिट करेंगे, आप क्या करेंगे, ऑडिट। वार्षिक आय व्यय का हिसाब किताब ग्राम सभा की बैठकों में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ये कब किया जाएगा, ग्राम सभा के बैठक में नहीं होगा, ये होगा वार्षिक सम्मेलन में। वार्षिक सम्मेलन में ही वार्षिक आय व्यय का हिसाब किताब किया जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका सम्मेलन। क्या हो गया, सम्मेलन। याद रखिएगा, ग्राम सभा में हमने सम्मेलन पढ़ा था एक, अब हमने पढ़ा है वार्षिक सम्मेलन, और गर्भपूर्ति नहीं होने की स्थिति में क्या क्या घटना घटेगी। फिर हमने बताया है संयुक्त सम्मेलन। फिर मैंने बताया है कुछ चीजें, जैसे कि वार्षिक आय व्यय का हिसाब ग्राम सभा की बैठक में नहीं होगी। ग्राम पंचायत के हिसाब किताब का कार्य कौन करेगा, ग्राम सभा करेगी। इतना आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं, इसके बाद 243B के बारे में बात करेंगे, पंचायतों का गठन।
हाँ, ये चीज तो बताना मैं भूल गया सर, साल भर में ग्राम सभा का सम्मेलन कितनी बार होगा, कब कब होगा, अनिवार्य होगा कि अनिवार्य नहीं होगा? तो मिनिमम 4 बार होगा अनिवार्य, हर 3 महीने के बाद, 3 चको, ठीक है। तो 4 बार तो होना अनिवार्य है। मैक्सिमम कितनी बार होगा? तो 6 बार, ठीक। अब पर्टिकुलर डेट आपको याद रखना है, और जरूरी नहीं कि इसी डेट में इसी दिन हो, इस डेट के आने वाले वीक में, एक सप्ताह में हो। जैसे कि 20 जनवरी की बात करेंगे, सॉरी 23 जनवरी की बात करेंगे, तो 23 जनवरी क्या है आपका सुभाष चंद्र बोस जयंती, तो 23 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में होना चाहिए। चलिए क्लियर है। फिर कौन सा होगा आपका जनवरी के बाद, आपका अप्रैल, 14 अप्रैल कौन सा, बाबा भीम, आपका अंबेडकर जयंती, भीमराव अंबेडकर जयंती। फिर कौन सा हो जाएगा आपका अगस्त में, 20 अगस्त राजीव गांधी जयंती, फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती। तो ये डेट आपको याद रखना है, 4 डेट। कितने डेट? 4। पहला क्या है आपका 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती, फिर 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर जयंती, फिर कौन सा देखिए आपका 20 अगस्त कौन सा आपका राजीव गांधी जयंती, और 2 अक्टूबर हमारा बाबा का जयंती। ठीक, इतना क्लियर है। बाबा मतलब गांधी भगवान, गांधी बाबा बोलते हैं। ये तो 4 होना है, इन वीक में होना जरूरी है। इसके अलावा जून और नवंबर में भी होगा, हो सकता है। मतलब मिनिमम तो 4 होगा ही, 6 मैक्सिमम हो सकता है। क्या सर इसके अलावा भी हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या इसके अलावा भी हो सकता है सर? हो सकता है। 4 कंडीशन आपको याद रखना है। पहला, ग्राम सभा के 1/3 सदस्य, अगर ग्राम सभा के 1/3 सदस्य 1/3, 3 में से एक व्यक्ति भी अगर साइन करके अपने समकक्ष अधिकारी को बोलते हैं कि हमारे यहां सम्मेलन होना चाहिए, तो सम्मेलन होगा। अब समकक्ष अधिकारी कौन हो सकता है? जनपद पंचायत का सीईओ हो सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अनुविभागीय अधिकारी हो सकता है ग्राम सभा के लिए। ठीक है, तो ग्राम सभा के 1/3 व्यक्ति अगर लिख कर बोलते हैं कि भैया हमको एक और सम्मेलन की डिमांड है, मांग करता है, तो मांग कंप्लीट होगी, 30 दिनों के अंदर उसका होगा। जनपद पंचायत बोलेगा करना है तो जनपद पंचायत, जिला पंचायत चाहेगा तो भी हो सकता है, कलेक्टर चाहेगा तो भी हो सकता है। लेकिन ग्राम सभा की 1/3 जनपद, जिला और कलेक्टर या राज्य सरकार। ठीक, लेकिन जिले में कौन? राज्य सरकार, कलेक्टर। लेकिन ग्राम पंचायत चाहकर भी ग्राम सभा में सम्मेलन नहीं करवा सकता, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। ग्राम पंचायत सभा नहीं करवा सकता। क्लियर है? देखिए, ये देखिए, ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या में से 1/3 सदस्यों के द्वारा लिखित में मांग की जाए तो 30 दिनों के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक हो जाता है। जनपद, जिला या कलेक्टर द्वारा आदेश किया जाने के अंदर भी 30 दिनों के भीतर आपका सम्मेलन होगा। लेकिन ग्राम पंचायत ग्राम सभा में सम्मेलन नहीं करवा सकता, इसको ध्यान देना। हमको ज्यादा उस चीज को ध्यान देना है कि नहीं है। मेरे दोस्तों, आजकल ना अपवाद से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये ज्यादा पूछता है क्वेश्चन तो बात की बात है। वो देखो क्या होता है ना, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल दिखता है, तो जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो वो नहीं दिखता नहीं, हमको असत्य दिखता नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग, नहीं दिख नहीं रहा है कहकर मार के आ जाते हैं। बाद में पता चलता है तो नहीं पूछा है। इसीलिए गुरु मंत्र दे रहा हूं, जब भी कोई एग्जाम में बैठते हो तो ऑप्शन को बिना देखे, ऑप्शन को देखना ही नहीं है, ऑप्शन को बिना देखे क्वेश्चन को 2 बार से 3 बार पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है? 2 से 3 बार, ताकि आपको नहीं और असत्य दिखाई दे। हम लोग का थोड़ा सा माइंड रहता है ना कि हमेशा पॉजिटिव है। और थोड़ा सा ध्यान से ना पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ में डिनेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है? आपने उम्मीद नहीं किया था डिनेश्वरी माता आएगा, डिनेश्वरी मंदिर लिखा है, माता लिखा है, लेकिन आप तुरंत लोगों मार के आ गए। घर में आकर देखते डिनेश्वरी पूछा है, यार मैं बमलेश्वरी मार के आ गया हूँ, तो बड़ा दिक्कत हो जाए। डिनेश्वरी कहाँ है? मल्हार में है। अब हमने उम्मीद नहीं किया था पूछेगा, हम पूछे बमलेश्वरी पूछेगा, मार दिया डोंगरगढ़। होता कि नहीं होता? तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन और सॉल्व करने की हैबिट डालिए। क्या करने की हैबिट डालना है? क्वेश्चन सॉल्व। पंचायती राज आसान बहुत है, लेकिन जब इसके कूट वाले क्वेश्चन आते हैं तो लगता है जैसे कूटने लगता है। ठीक है, 6 चीज लिख देगा, और नहीं पढ़े रहोगे अच्छे से ना, अब पूछ देगा इनमें से कौन सा सत्य है, तो माँ का बोल रहा हूँ सबके सब सही लगते हैं, 6 के 6 सही लगेंगे। और क्या होता है फिर, जैसे जाम करके मार देते हैं और वही गलत हो जाता है।
तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं रहेगा, बहुत समय रहता है जी, पर्याप्त समय रहता है। जल्दीबाजी चक्कर में गलतियां बहुत हो जाती है और वही गलतियों को दोबारा जब चेक करते हैं तो और समय व्यर्थ होता है। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें तो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करें, कोई भगे जा रहा नहीं है। 15 जून को आपका पेपर है, पूरा मई बचा है, आराम से पढ़िए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, टाइम बना लीजिए, कम से कम एक दिन में 300 से 400 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कितना? 300 से 400, तब जाकर सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है, वरना भूल जाइए। ये मैं कम से की बात कर रहा हूँ ना, कम से कम की बात कर रहा हूँ। और योजना, लेटेस्ट क्वेश्चन को आपको लेकर चलना है, मतलब जो अपडेट हो रहे हैं, जैसे अभी जस्ट बताया ना आप ISFR का रिपोर्ट 2023 का लेके चलो इसको, ठीक है, छत्तीसगढ़ के वाले। तो इस पे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। आइए यहाँ अनुच्छेद 243B, तो ए फाइनली खत्म हो गया भगवान, ठीक है। अब देवो भक्तो जो भी है, अब आपको याद रखना है कि 243B में क्या है, पंचायतों का गठन। किसका गठन? पंचायतों का गठन। तो 2 सवाल आप लोगों के लिए है। पहला सवाल आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ना। पहला सवाल यह है कि पंचायतों का गठन किस आधार पर करेंगे? पहला ऑप्शन है जनसंख्या के आधार पर, दूसरा ऑप्शन वोटर के आधार पर, तीसरा ऑप्शन क्षेत्रफल के आधार पर, और चौथा ऑप्शन सभी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिसमें द्विस्तरीय पंचायती राज है, और ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें 4 लेयर 4 स्तरीय की पंचायती राज है। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा सर्च भी नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगाना। ये तो तय है ना कि भैया पंचायती राज में हम लोग गठन करने वाले हैं, तो किसी विशेष को लेकर करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये स्तर की बात हो रही ना, मैं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत बताऊंगा, उसको मत छोड़िए, ठीक, वो हो जाएगा। हमने शुरू में पढ़ लिया था, याद कीजिएगा, आपका स्थायी निकाय, ठीक, बताया था ना, पंचायती राज, नगरीय निकाय, उसी को पढ़ने वाले हैं। बट आपका जो क्वेश्चन है वो स्पेशली ये रहेगा कि कहाँ द्विस्तरीय पंचायती राज है, कहाँ 4 स्तरीय पंचायती राज है। चीजें क्लियर है? तो इसको आपको ध्यान देना है। तो यहां पास आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, पंचायतों का गठन क्या पढ़ने वाले दोस्तों हम लोग, पंचायतों का गठन। तो पंचायतों का गठन जो है ना, ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ में 3 स्तरीय पंचायती राज है। पहला स्तर कौन सा है आपका? ग्राम स्तर। अरे बोलो पहला क्या जी आपका? ग्राम स्तर। दूसरा आपका रखना है खंड में कौन स्तर आपका? जनपद स्तर। क्या बोलेंगे बताइए? जनपद स्तर। और तीसरा आपने रखना है कौन सा स्तर आपका? जिला स्तर। कौन सा स्तर? जिला स्तर। तो हमारा क्वेश्चन ये रहेगा शुरू वाला कि त्रिस्तरीय पंचायती राज किस पर डिपेंड करता है, जनसंख्या पर, वोटर पर कि क्षेत्रफल पर। यहां पास मैं कुछ और बताने वाला हूं, ठीक। अब देखिए हमारे यहाँ ये मिनिमम वोटर है, ये रिपीट है ना, मिनिमम ग्राम स्तर में जो ग्राम पंचायत होता है, कौन सा पंचायत होता है? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में मिनिमम वोटर कितने होने चाहिए दोस्तों? आपका 1000। कितने होने चाहिए? 1000, ठीक है। जनपद स्तर में आपका जनपद पंचायत, कौन सा पंचायत? जनपद पंचायत। इसमें मिनिमम वोटर कितने होने चाहिए? 5000। जिला पंचायत में, जिला पंचायत में आपको रखना है, जिला पंचायत में आपको रखना है कितना हजार आपका वोटर होना चाहिए? मिनिमम 50000। मिनिमम कितने वोटर होने चाहिए? 50000। और वही नगरीय निकाय की बात की थी, पढ़ा चुका हूं पहला क्लास में, देखिएगा नगर पंचायत, कौन सी पंचायत? नगर पंचायत। 5000 से 20000 मिनिमम वोटर होने चाहिए। नगर पालिका 20 से 1 लाख, और नगर निगम 1 लाख से अधिक। अगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या है मिनिमम वोटरों की, तब वो क्या कहलाएगा आपका? 100 रखना, वो नगर निगम कहलाएगा। दोस्तों और कुछ नहीं भगवान, यही आपका क्या है? पंचायतों का गठन। यही क्या है? है आसान, बहुत आसान। ग्राम पंचायत के लिए मिनिमम वोटर 1000, जनपद पंचायत के मिनिमम वोटर बताइए 5000, और जिला पंचायत के मिनिमम वोटर कितना है? 50000। अब सवाल ये उठता है कि सर ये वोटर, भैया मतदाता, जिसका मतदाता सूची में नाम हो, जिसका किस सूची में नाम हो? मतदाता सूची में नाम हो, वो क्या कहलाएगा?
वोटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वोटर। 18 साल प्लस होना ही जरूरी नहीं है। वोटर 18 साल प्लस होना ही जरूरी नहीं है, उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तब वो वोटर कहलाएगा। देखते हैं आगे। देखिए, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां 2 स्तर है, जो आपका होमवर्क है, कमेंट्स में आप लोग बताएंगे। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां 4 स्टेज है। कितने स्टेज हैं? 4। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां जनपद पंचायत को, जनपद खंड को या खंड स्तर को कुछ और नाम से जानते। ग्राम पंचायत कभी नहीं बदलेगा, जनपद बदलता है। जैसे कि देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया ना, ये देखिएगा, मैं जो आईएमपी है, जो आया हुआ क्वेश्चन है, उसी को ऐड कर दिया हूं। गुजरात में जनपद पंचायत को हम लोग जानते हैं तालुका परिषद के नाम पर। किस परिषद के नाम पर? तालुका परिषद। पश्चिम बंगाल में जनपद पंचायत को बोलते हैं आंचलिक परिषद। कौन सा परिषद? आंचलिक परिषद। असम में भी इसको क्या बोलते हैं? आंचलिक परिषद और जिला परिषद परिषद है वहां। बिहार में आपको रखना है केवल पंचायत बोलते हैं। केवल क्या बोलते हैं दोस्तों? पंचायत बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में खंड स्तर की पंचायत को बोलते हैं क्षेत्र पंचायत। क्या बोलते हैं? क्षेत्र पंचायत। और केरल में बोलते हैं प्रखंड पंचायत। कौन सा पंचायत? प्रखंड पंचायत। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं 243C के बारे में, पंचायतों की संरचना। बहुत आईएमपी, ये बेस है। ये क्या है? बेस। इस क्लास को अगर आपने समझ लिया तो पंचायती राज में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, वो सब के आपके कार्य समझ में आ जाएंगे, चुनाव समझ में आ जाएंगे, कौन किसको त्यागपत्र देगा ये तक समझ में आ जाएगा, संख्या समझ में आ जाएगा। तो ये है 243C, पंचायतों की संरचना। पंचायतों की संरचना। तो हमारे यहाँ कितने स्टेज है? 3। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत, जिला और जनपद। ठीक है, जनपद और जिला। तो सर ये क्या है समझाइए थोड़ा सा, बड़ा सिंपल सा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। आप लोग खुद बताइए, ग्राम पंचायत कितने लोगों से मिलकर बनता है? सर 3 लोग से हमने पढ़ा है। कौन कौन से बता दो एक बार। एक होता है सरपंच। एक कौन होता है? सरपंच। दूसरा क्या होता है आपका? उप सरपंच। कौन होता है बताइए? उप सरपंच। तीसरा कोई रखना है, कौन सा जी आपका? पंच। क्या रखना है? पंच। कितना क्लियर है? फिर हम लोग बात करते हैं सर जनपद पंचायत के बारे में। किस पंचायत के बारे में? जनपद पंचायत के बारे में। सर इसमें कितने लोग होते हैं? इसमें भी 3 होते हैं सर। देखते हैं कौन कौन सा। एक कौन होगा आपका? अध्यक्ष होगा। दूसरा क्या होगा बताइए आपका? उपाध्यक्ष होगा। और तीसरा कौन होगा बताइए आपका? सदस्य होगा। कौन होगा? सदस्य। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य। अब इसके बाद के साथ देखते हैं क्या होगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा देख लेंगे आगे। तो एक होगा आपका क्या? जिला। एक क्या होगा? जिला। जिला पंचायत। कौन सा पंचायत? जिला पंचायत। इसके कितने मुखिया होंगे? इसके भी 3 मुखिया होंगे। कितने मुखिया होंगे? 3। पहला कौन होगा आपका? अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष के बाद कौन होगा दोस्तों आपका? उपाध्यक्ष होगा। और एक क्या रखना है आपको? सदस्य। क्या होगा? सदस्य। क्या रहेगा? सदस्य। ठीक। ग्राम पंचायत में सरपंच, उपसरपंच, पंच, जनपद और जिला दोनों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य। एक चीज मैं बोल रहा हूं उसको पहले ही बोल दो आप लोग। 20, 25, 35 बोलेंगे मेरे साथ। 20, 25, 35 बोलो। 20, 25, 35। सर ये क्या है? आएगा 20, 25 और 35 आएगा क्वेश्चन है। 20, 25, 35 देखते हैं। सबसे पहले इनके चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? चुनाव। चुनाव के बाद हम लोग बात करते हैं संख्या। ठीक है, संख्या 2 संख्या रहेगा। एक रहेगा मिनिमम और एक क्या रहेगा आपका? मैक्सिमम। मिनिमम और मैक्सिमम। तो देखते हैं सरपंच का चुनाव क्या होता है? जिसको हम लोग खुद जाकर चुनते हैं, वोट डाल के चुनते हैं,
वो चुनाव कहलाएगा प्रत्यक्ष चुनाव। क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। क्या कहलाएगा? डायरेक्ट। तो सरपंच का चुनाव होता है प्रत्यक्ष कि अप्रत्यक्ष? ये होता है जी अप्रत्यक्ष। क्या होता है? अप्रत्यक्ष। अगर इस बार भूपेश बघेल की सरकार बनी होती तो इसको भी प्रत्यक्ष किया जाता। अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, पंच लोग आपस में मिलकर सरपंच का चुनाव करते। ये हो गया था आपका, ठीक है, बट लागू होना था, बट ये हो नहीं पाया। ठीक, ये अगर इस बार सरकार बनती तो सरपंच का हमने चुनाव कर दिया प्रत्यक्ष रूप से। उप सरपंच कैसे बनेगा आपका? अप्रत्यक्ष बनेगा। कैसे बनेगा आपका? अप्रत्यक्ष। पंच कैसे बनेगा जो दोस्तों आपका? ये भी रहेगा आपका प्रत्यक्ष। क्या रहेगा बोलो? प्रत्यक्ष। ये भी क्या रहेगा? प्रत्यक्ष। संख्या की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? संख्या की। सरपंच कितना रहता है? एक। उप सरपंच कितना रहता है? ये भी रहेगा कितना आपका? एक। एक रहेगा, ये भी एक रहेगा। अब पंच क्या करेंगे भैया? ग्राम पंचायत में वार्डों में डिवाइड कर दिया जाता है। क्षेत्र विशेष को किस में डिवाइड करते हैं? वार्ड में। अब वार्ड के प्रमुख क्या कहलाते हैं? पंच कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पंच। सर, एक ग्राम पंचायत में मिनिमम कितने पंच हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने पंच हो सकते हैं? तो चाहे वो जनपद हो, चाहे जिला हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, मिनिमम सब में रहेगा 10। मिनिमम सब में कितना रहेगा? 10। मैक्सिमम 20, 25, 35। 20 ग्राम पंचायत में, 25 जनपद में, और 35 कहां? जिला पंचायत सदस्य। तो यहाँ पास पंच मिनिमम कितने रहेंगे दोस्तों? 10 रहेंगे। मैक्सिमम कितना रहेगा आपका? 20 रहेगा। कितना रहेगा? 20 रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? आपका जनपद पंचायत के अध्यक्ष, इसका चुनाव भी होता है अप्रत्यक्ष। सदस्य लोग आपस में, बीडीसी सदस्य लोग आपस में चुनकर अध्यक्ष का निर्माण करते हैं, चुनते हैं। यह भी होगा अप्रत्यक्ष। हम लोग केवल सदस्य को चुनते हैं किस रूप में? प्रत्यक्ष रूप में। किस रूप में? प्रत्यक्ष। इसकी संख्या भी एक रहेगी, इसकी संख्या भी एक रहेगी। मिनिमम ये भी कितना रहेगा? 10 रहेगा, और मैक्सिमम कितना रहेगा आपका? 25। 10, 10, 10, 20, 25, 35। सेम चीज मैं आपको बताने वाला हूं किसमें? जिला पंचायत में, बस मैक्सिमम बदल जाएगा। ठीक है, इसका भी चुनाव कैसा होगा आपका? अप्रत्यक्ष। कैसा रहेगा दोस्तों? अप्रत्यक्ष। इसका भी चुनाव क्या रहेगा आपका? अप्रत्यक्ष। लेकिन सदस्य का चुनाव कैसा रहेगा इसमें? प्रत्यक्ष। क्या रहेगा? प्रत्यक्ष। मिनिमम की बात करते हैं 1, 1, 10, और मैक्सिमम की बात करेंगे तो जिला सदस्यों की संख्या मैक्सिमम कितनी होती है? तो ये होती है 35। ये कहती है कितनी होती है? 35। ये क्लियर है? ये है आपका पंचायतों की संरचना। ये क्या है? पंचायतों की संरचना। फिर बता रहा हूं, ग्राम पंचायत में 3 रहेंगे, सरपंच, उप सरपंच और पंच। सरपंच को हम लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, उप सरपंच को अप्रत्यक्ष चुनते हैं, और पंच को भी हम लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। किसी भी ग्राम पंचायत में मिनिमम पंच जो होंगे 10 होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे आपके? 20 होंगे। सेम आपको याद रखना है, जनपद पंचायत में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सदस्य की संख्या मिनिमम 10 होगी और मैक्सिमम कितना होगा? 25। जिला पंचायत में आपका जिला पंचायत के सदस्यों की संख्या मिनिमम 10 होगी और सदस्यों की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 35। तो ये है पंचायतों की संरचना। पंचायतों की संरचना एक बार इतना, एक बार रिवाइज करेंगे। पंचायतों की संरचना, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है पंचायत के सदस्य। पंचायत के सदस्य मतलब अगर सरपंच है, क्या है? सरपंच। तो सरपंच किसी ग्राम पंचायत का सरपंच जनपद पंचायत का सदस्य हो सकता है। अगर होगा तो कितने % सरपंच ग्राम पंचायत के सदस्य हो सकते हैं? क्या वो किसी समिति का सदस्य हो सकता है? इसका क्वेश्चन है। बहुत आईएमपी चैप्टर, बहुत आईएमपी ना। अभी तक जितना पढ़ा रहा हूं उसमें सबसे ये आईएमपी है। क्वेश्चन समझ में आता नहीं। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मतलब सरपंच, जनपद पंचायत
का पदेन सदस्य होगा, पदेन सदस्य होगा। और यदि किसी राज्य के मध्यवर्ती स्तर नहीं है, जनपद पंचायत नहीं है, तो जिला पंचायत का पदेन सदस्य होगा। पदेन मतलब अपने आप वो सदस्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अपने आप सदस्य बन जाएगा। उसको बनाने की आवश्यकता नहीं, वो बन जाएगा। सरपंच है तो जनपद पंचायत का सदस्य है। अगर उस क्षेत्र में जनपद पंचायत नामक कोई चीज ही नहीं है तो जिला पंचायत का सदस्य रह जाएगा। वह पंचायत के बैठकों में भाग लेने का अधिकारी है। बैठक में भाग तो लेगा, और पदेन दोनों सदस्यों को है, मतलब जनपद और सरपंच दोनों को है, लेकिन मत देने का अधिकार केवल निर्वाचित सदस्यों को है, सरपंच को नहीं रहेगा। मत नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता? हम मत नहीं दे सकता, बैठकों में बैठ सकता है। जनपद पंचायत क्षेत्र के कुल सरपंचों का 1/5 मतलब 20%। सपोज मैं जनपद पंचायत हूं, मेरे अंडर में 20 गांव आ रहे हैं। कितने गांव आ रहे हैं? 20 गांव। तो 20 गांव में से केवल 4 गांव के सरपंच ही सदस्य रहेंगे। क्या रहेंगे? सदस्य। 20% सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होंगे, जिनका कार्यकाल 1 साल का रहेगा, और 1 साल के बाद उनकी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होगी और उन्हें पुनः सदस्य के रूप में मान्यता नहीं दिया जाएगा। ऐसे सरपंचों का नाम निर्देशन चक्रानुक्रम के विहित प्राधिकारी के द्वारा लॉटरी निकालकर किया जाता है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा देखा जाएगा। ठीक है, और सरपंच सदस्य जनपद सदस्यों के साथ स्थायी समितियों के सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, ये देखिए, सरपंच सदस्य जनपद पंचायत के स्थायी, अभी समिति बताऊंगा, ये समिति नहीं बताया अभी, स्थायी समिति के सदस्य नहीं होंगे। जो भी प्रशासन समिति होती है, शिक्षा समिति होती है, समाज और कल्याण समिति होती है, स्वास्थ्य समिति होती है, ठीक है, संचार समिति होती है, इनके बारे में जब बात करेंगे, समिति के बारे में बात करेंगे, तो वो रिपीट होगा। तो एक चीज आपको समझ में आ गया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। कोई सरपंच है और अगर वो सरपंच है तो वो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होगा, बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन वो मत नहीं देगा। इसको ध्यान देंगे। किसी क्षेत्र विशेष में जनपद पंचायत ही नहीं है, केवल ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, तो ग्राम पंचायत का सरपंच जिला पंचायत का पदेन सदस्य होगा। जिला पंचायत या जनपद पंचायत की कोई भी स्थायी समिति अगर है तो उसमें सरपंच का कोई रोल नहीं होगा। बस इतना आपको ध्यान देना है। कार्यकाल 1 वर्ष का रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 243D, पंचायतों के स्थानों में आरक्षण का प्रावधान। लास्ट एंड लिस्ट, लेकिन बहुत आईएमपी है। सर हम लोग आरक्षण का प्रावधान समझ में आता नहीं, क्या है कैसा है, दिक्कत हो जाता है। अभी दिसंबर 2024 में संशोधन हुआ है आरक्षण के लिए। ठीक है, 2 लाइन 3 बार बोलूंगा, 1 बार में समझ में आ जाएगा। 2 लाइन लिखूंगा, 3 बार बोलूंगा, 1 बार में समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा एक्टिव होकर सुनिएगा, एक ही बार में आरक्षण समझ में आ जाएगा। पहले तो कुछ चीजें आपको समझ लेना है। पंचायती राज में 1/3 महिलाओं को आरक्षण है, मतलब महिलाओं को 33% आरक्षण है। लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में और बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है, ऐसे राज्यों में महिलाओं को 50% तक का आरक्षण दिया है। कितना आरक्षण दिया है? 50% आरक्षण है। तो महिला लोग को 50% आरक्षण मिला है छत्तीसगढ़ में, उसको साइड कर दीजिए। साइड कर दिए भगवान। अब आगे चलते हैं, कुछ चीज और समझ लीजिए, ऐसी बातों बातों में समझना है। अगर मैं सरपंच हूं सामान्य वर्ग से, कौन से वर्ग से? सामान्य वर्ग से, तो जो उप सरपंच रहेगा वो कंफर्म है आरक्षित वर्ग का होना चाहिए। कोई भी पंचायत का पद अधिकारी, प्रमुख पद अधिकारी अगर सामान्य वर्ग से है तो उप प्रमुख अधिकारी आरक्षित वर्ग का होना चाहिए, ये अनिवार्य है। मैं सरपंच हूं सामान्य वर्ग का, तो उप सरपंच आरक्षित वर्ग का होना चाहिए। लेकिन अगर मैं सरपंच हूं आरक्षित वर्ग का, कोई भी आरक्षित वर्ग हो सकता है, ST SC OBC, मैं अगर सरपंच हूं आरक्षित वर्ग का, तो उप सरपंच सामान्य वर्ग का ही होना चाहिए, ऐसा अनिवार्य नहीं है। सर ये तो गलत बात है। ठीक है भैया, यही नियम कानून है। ठीक है, आगे इतना समझ में आ गया ना। एक महिलाओं को 50%, और अगर मैं सरपंच सामान्य वर्ग का हूं तो उप सरपंच आपका आरक्षित वर्ग का होगा। अगर मैं आरक्षित वर्ग का हूं तो उप सरपंच सामान्य वर्ग का ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। अभी जो बताया था मैंने, 2 लाइन लिखूंगा, 3 बार बोलूंगा, 1 बार में याद हो जाएगा। कोई भी क्षेत्र विशेष में ST
या एससी की जनसंख्या 50% से ज्यादा है। एक बार लिख दिया, अब बोल रहा हूं, कोई भी क्षेत्र में एसटी एससी की जनसंख्या 50% से अगर ज्यादा है तो ओबीसी को कोई आरक्षण रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। एक लाइन, चीजें क्लियर है? बड़ा सिंपल सा दोस्तों, पता नहीं कैसे लोग इस पर 10-10 मिनट का वीडियो बना देते हैं। भैया मन जी पढ़ा पाता, पता है मैं ना, मतलब ऐसा बोलते हैं घोर घोर के पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ाना भैया, एकदम टाइम वेस्ट करना है, जो है सो पढ़ा दो, खत्म करो। जब संशोधन हुआ तो मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं, 50 मिनट का वीडियो बना के रखे हैं ना, और लिख दिए हैं छत्तीसगढ़ में संशोधन, आरक्षण को लेकर संशोधन। अब वीडियो कितने का है? 50 मिनट, और शुरू से पढ़ा रहे ग्राम सभा से। जिस मुद्दे पर आपको वीडियो बनाना है, आरक्षण की बात करो तो आरक्षण की बात करो, खत्म करो। इतना समय नहीं है कि पूरा आपका स्टार्ट कर देंगे शुरू से देखना। ठीक, आरक्षण पर संशोधन हुआ ना, तो आरक्षण क्या संशोधन हुआ इसको देख लो। पहले क्या था, अब क्या था, ये हम लोग बात कर रहे हैं। एसटी एससी जनसंख्या है 50% से अधिक तो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा, बात ही खत्म। आगे देख लेते हैं, सेम रहेगा। एसटी एससी है, एसटी एससी की जनसंख्या 50% से यदि किसी क्षेत्र में कितना है, कम है, ये कम का निशान है, तो ओबीसी को, तो ओबीसी को 25%, तो ओबीसी को 25% आरक्षण मिलेगा। कितना परसेंट आरक्षण मिलेगा? 25% आरक्षण मिलेगा। कितना मिलेगा? 25% आरक्षण मिलेगा। ये जो 25% है, ये कहानी है दिसंबर 2024 से पहले की, दिसंबर 2024 से पहले की ये कहानी है, इसी में बदलाव हुआ है। अब क्या होगा, अब समझिए, कार्यकाल आ गया क्या? अब समझिए, अब बदलाव हुआ है। बदलाव क्या हुआ है? दिसंबर 2024 में आरक्षण को लेकर संशोधन हुआ। यदि कोई क्षेत्र विशेष में एससी या एसटी की जनसंख्या 50% से कम है तो ओबीसी को आरक्षण पहले 25% तक, 50% तक ओबीसी को आरक्षण 50% तक, ओबीसी को 50% तक आरक्षण मिलेगा तक। मतलब जनसंख्या को इकट्ठा 50% नहीं दे देंगे। जैसा जनसंख्या कम है तो 20, थोड़ा ज्यादा है तो 25, 30, 40, 50, 50% तक ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। भगवान, कितने परसेंट तक मिलेगा आपका? 50%। यही संशोधन है और कुछ नहीं है देवता, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपको रखना है। अगर किसी क्षेत्र विशेष में एसटी एससी और ओबीसी ही नहीं है तो आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं रहेगा, कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं रहेगा। चीजें क्लियर है? तो ये है आपका 243D। 243D सुनो, केवल सुनो। ए में हमने पढ़ा था ग्राम सभा, पूरा डिटेल बताया है। बी में हमने बताया है पंचायतों का गठन। ठीक है, एक अच्छे से पढ़ना, ग्राम सभा एक पूरी इकाई बताया मैंने, पूरा एक वीडियो बना है उसका। ठीक है, और ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, आपको बता दिया है, होमवर्क मैंने दिया है आपका। 1000 मिनिमम वोटर है तो ग्राम पंचायत, 5000 मिनिमम वोटर है तो जनपद पंचायत, 50,000 मिनिमम वोटर है तो जिला पंचायत। इतना क्लियर है? फिर मैं बात किया सरपंच पंचायतों की संरचना, पूरा डिटेल बताया मैंने, प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, संख्या, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, कौन कौन प्रमुख होते हैं उसको भी देख लिए है। ठीक, इसको अच्छे से पढ़ते जाइए ना, लास्ट में क्या होता है ना इसके बारे में बताएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे एग्जाम्पल देता हूं, पंच त्यागपत्र। पंच अपना त्यागपत्र देगा सरपंच को, पंच अपना त्यागपत्र किसको देगा? सरपंच को। उप सरपंच भी किसको देगा? सरपंच को। लेकिन सरपंच किसको देगा? यही बस पढ़ना रहेगा। तो ये पहले पता होना चाहिए ना भैया कि हायरार्की आपको याद होनी चाहिए।
तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे, हाँ, ST/SC जनसंख्या है 50% से कम, तो ओबीसी को 50% तक का आरक्षण अभी वर्तमान में मिलना है। महिलाओं को 50% मिलेगा, ठीक है। ओबीसी को भी कितना मिल गया, 50% मिल गया। इसी की तो लड़ाई चल रही थी ना, अरे आरक्षण की लड़ाई चल रही थी। अब देखो ये क्या है, पंचायती राज क्या है, राज्य सूची का विषय है, राज्य चाहे तो कितने ही % दे सकता है, 100 में 100 दे दो, मैं तो कहता हूं, ठीक है। लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ठीक, ऐसा नहीं होता, 50% से ज्यादा नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या है ना, कुछ राज्य जो है उससे ज्यादा दे देते हैं, तो एक राज्य को देकर दूसरे राज्य जो है आरक्षण कर करते हैं, ठीक। ऐसे आरक्षण देखो 3 चीज है, एक है धर्म, एक क्या है, धर्म, धर्म आरक्षण, धर्म और आरक्षण दो हो गए, 3 चीज बता रहे हैं। एक धर्म है, एक आरक्षण है, और एक दूसरा होता है बड़े बुजुर्ग। क्या होता है, बड़े बुजुर्ग। इनसे, इन पर मतलब बहस नहीं करना चाहिए। आप बड़े बुजुर्ग से बहस मत कीजिए, आप ना धर्म पर बहस मत कीजिए, आप आरक्षण पे बहस नहीं कीजिए, इस पे बहस ही नहीं करना है, ये सब्जेक्ट ही नहीं है बहस करने के लायक, ठीक है। आप कभी गौर करेंगे ना, टीआरपी पाने के लिए जो है ना, इधर हिंदू इधर मुसलमान, हिंदू मुसलमान को लड़ाई पड़े हैं, मजा आ रहा है यार, वाह वाह वाह। अब हमारे यहाँ क्या है पता है, मुसलमान अगर पाकिस्तान को गाली देगा तो बहुत खुश हो जाते हैं। आप खुद सोचिए, हिंदू पाकिस्तान में क्या होता होगा, अगर वहां का हिंदू हिंदुस्तान को गाली देता होगा तो हमको भी अच्छा लगता होगा। ये हम लोग का माइंड हो गया है, ठीक है। अब गलती से अगर कोई पाकिस्तान, कोई भारतीय इंसान, कोई भारतीय मुसलमान है, आप पाकिस्तान का तारीफ कर देगा तो ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है। और वही हिंदू तारीफ कर देंगे तो ये भी देशद्रोही है। हम लोग का माइंड सेट ही ऐसा हो गया है, ठीक है। लड़ना झगड़ना, क्राइम पेट्रोल देखना, कभी कभी यूट्यूब में क्राइम पेट्रोल खोल के देखिएगा, मिलियंस व्यूज आते हैं। आज एक एपिसोड को आज देखिएगा, अगर उसमें 3 मिलियंस व्यू है ना, फिर कल देखिएगा 4 हो जाएगा वो। हम लोग का साइकोलॉजिकल माइंड ही ऐसा, हम लोग पीसफुल पसंद ही नहीं करते, हम लोग को अच्छा फिल्म पसंद नहीं आता, प्यार मोहब्बत पसंद नहीं आता। आजकल फिल्म चालू होती, मर्डर हो जाए ना, बहुत पसंद आता है हम लोग को, उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं। सस्पेंस वाला मूवी मजा आ जाएगा, सस्पेंशन। तो ये हम लोग का साइकोलॉजिकल है, क्या करेंगे अब, ठीक, ऐसे ही चले आ रहा है। तो ये हम आरक्षण के बारे में बता रहे थे, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये हो गया हम लोग का क्लास, ठीक है। और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ अच्छा लग रहा है, ठीक है। आपका जो भी फीडबैक है मुझे मिल रहा है, और धीरे धीरे ऐसी वीडियो चलती जाएगी। अभी तो शुरुआत कीजिए तो पूरा वीडियो चलेगा अभी, ठीक ना। आप मुझे टॉपिक बस बताइएगा कि सर ये टॉपिक याद नहीं होता, ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्पेशली, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर मुझे ये टॉपिक याद नहीं होता सर, ठीक है। मैं आपको आसान से आसान भाषा में, अच्छे से अच्छे ट्रिक के साथ मैं प्रयास करूंगा उसको आसानी से याद करवा दूं, ठीक है, ठीक है। कुछ क्लासेस ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है, तो वीडियो नहीं आ पाता, ठीक है, लेकिन हमारा शेड्यूल है कि सप्ताह में 3 वीडियो तो आपका आएगा ही आएगा, तो उसमें आपको वीडियो मिलेगा ही। आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि क्लास आज का कैसा लगा, और क्या कहते हैं, जुड़े रहिएगा, और जो भी आपके दोस्त हैं उनको जरूर तक शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, ठीक है, और आप सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। और जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको मैं उनको बता दूं कि अभी हमारे कंपटीशन कम्युनिटी में क्या है, 45% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। 45% आपको डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज पर। आप लोगों को जो है ऑनलाइन जो पूरा एक्सेस दिया जाएगा, फुली फैसिलिटीज के साथ मिलेगा, एक्सपर्ट टीचर मिलेंगे, हर टीचर के पास एक्सपीरियंस है, आपका सेलेक्टेड है ऑलरेडी, जॉब छोड़ के आए हुए हैं, ठीक है, वो उनकी टीम है हमारे पास, ठीक है। हर टीचर के विषय विशेषज्ञ मिलेंगे, हिंदी के विशेषज्ञ अलग हैं, छत्तीसगढ़ के अलग हैं, साइंस के अलग हैं, पॉलिटी के अलग हैं, हिस्ट्री के अलग हैं। तो ये सब फैसिलिटी आपको एक ही संस्थान में मिल रहा है, ठीक है। तो इसका आप जरूर क्या कहते हैं, और इस अवसर का फायदा उठाइए, क्योंकि ये ऑफर जो है हमेशा मिलने वाला नहीं है। चीजें क्लियर है। तो ये 45% डिस्काउंट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये मेरे ख्याल से आप डेट ज़्यादा नहीं है, 30 अप्रैल तक का इसका डेट है, ठीक है, मुझे अभी जैसे बताया गया है। तो जो भी वीडियो कल तक देख रहे हैं मुझे, तो कल ही लास्ट डेट है समझिएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।